So we'll start with next chapter, which is elasticity. इसी चैप्टर को आपके थ्योरी करिकुलम में बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. वेल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब बेसिकली आपके पास एक सॉलिड है, उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से लेंथ चेंज होगा या फिर वॉल्यूम चेंज होगा या शेप चेंज होगा. तो बेसिकली हाउ डज अ बॉडी बिहेव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. देन बिफोर वी स्टार्ट, मैंने पहले बता दिया आपको कि यहाँ पे हमको इलास्टिसिटी देखना है इन शॉर्ट. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट एंड सी इन डिटेल व्हाट इज इलास्टिसिटी, यू शुड नो हाउ डज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इनसाइड अ सॉलिड. तो आपको पता है, जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ द थियरी. तो आपको पता है कि सॉलिड्स में यू हैव periodic arrangement of atoms. मतलब atoms are equidistant and they are very close to each other. A well defined arrangement है. Liquids में ऐसा होता नहीं है. Liquids में you have one here, another there, so on so forth, right? और अगर आप gases की बात करोगे तो gases के केस में तो और भी ज्यादा distance पे है. तो atoms और molecules of gases, they are at very large distance from each other and hence they are non-interacting. तो कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर कम्स फ्रॉम हाउ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इनसाइड दैट सब्सटेंस. तो सॉलिड में यू ऑलरेडी नो देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट. नंबर 2, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि जितना क्लोज होंगे उतना फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे. दैट इज व्हाई यू से सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, राइट? एंड देन इन केस ऑफ लिक्विड्स, atoms or molecules are at large distance from each other. They have definite volume but not shape. They take the shape of the container in which you move the liquid. एक बॉटल से दूसरे बॉटल में तो शेप चेंज. For the case of gas, they do not have definite shape or definite volume because molecules are far away from each other and you know कि they are almost non-interacting. तो इसमें interactions नहीं है. वो हम बाद में देखेंगे 12th में, क्योंकि that is part of kinetic theory of gases. Going back here, what happens in case of solids? अब आप जब solid पे force apply करते हो, let us apply a force on this solid. What happens is, क्या होगा इस केस में? इस केस में मैंने फोर्स अप्लाई किया, डायमेंशन चेंज नहीं होंगे, लेंथ चेंज नहीं हो, पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि यू हैव एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ टेल्स यू एवरी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग सॉलिड, इफ इट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा, या अगर वो मूव हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव होता रहेगा, अनलेस यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. हमारे पास एक सॉलिड था, हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इट स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. बट यू सी, अगर आपके पास एक फोर्स है विच इज बैलेंसिंग फोर्स, यहाँ पे यू हैव two equal but opposite forces. In this case there will be compression. और अगर इसका उल्टा केस देखोगे, मतलब if you apply force on both direction but direction of forces are reversed, so in this case there will be elongation. तो basically होगा क्या, एक केस में मटेरियल कंप्रेस होगा. कंप्रेस होना मतलब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, और दूसरे केस में एज यू नो दे आर गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. तो नंबर 1, ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, इसने बॉडी के लेंथ को चेंज किया, शेप भी चेंज कर सकता था, वो स्पेशल केस है, बाद में देखेंगे.
वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, वो भी हम बाद में देखेंगे, बट अल्टीमेटली इट हैज चेंज्ड डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन मतलब बनाना, डिफॉर्म करना मतलब बिगाड़ना। तो ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसने क्या किया, डिफॉर्म किया। तो इसके दो तीन अलग अलग नाम है, मतलब एक ही है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली अप्लाई किया इसलिए एक्सटर्नल फोर्स, और अप्लाई किया इसलिए अप्लाइड फोर्स। इसने बॉडी का शेप चेंज किया या लेंथ चेंज किया तो डिफॉर्म किया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। So this external applied force is changing the shape of body, hence it is called as deforming force, and the body is said to be deformed, right? अब दूसरा केस भी सेम है, सिर्फ दूसरे केस में elongation है, मतलब यहाँ पे distance between atoms or molecules has further increased. Correct? Good. यहाँ तक clear? What happens? What happens inside the material? जब आप मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज रिड्यूसिंग। अब मैं इसको जनरली पार्टिकल बोलूंगा बिकॉज वी डोंट नो कि ये एटम है या मॉलिक्यूल है। so distance between particles is decreasing, so these two particles start developing internal forces which are opposite to external, मतलब they start repelling each other। और दूसरे केस में यहां पे they start attracting each other, so these are internal। क्यों? क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल का फोर्स है। अगर एटम टू एटम होगा तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस, मॉलिक्यूल होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट? तो यू सी मटेरियल भी वही, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ तो इंटरनल फोर्सेस का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो इन केस आपने बचपन में खेला, अभी भी खेलते हैं वैसे हम लोग, मेरे पास अभी कुछ है नहीं इलास्टिक यहाँ पे, यू टेक अ इरेजर, उसको आप पुल करते हो, लेंथ बढ़ गया फिर छोड़ देते हो, फिर वापस से अपने शेप पे आ, क्यों आया ये फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या कर रहे हैं, शेप को या लेंथ को वापस से रिगेन करवा रहे हैं, मतलब रिस्टोर कर रहे हैं, तो इसको बोलोगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। क्लियर? तो सबसे बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट आर एक्सटर्नल फोर्सेस, व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड फोर्सेस and internal forces are internal to the material, and because they restore original dimensions, अब लेंथ चेंज हुआ या फिर एरिया चेंज हुआ या फिर वॉल्यूम चेंज हुआ या फिर शेप चेंज हुआ, इन सब के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा डायमेंशंस। The forces which are responsible to restore dimensions are called as restoring forces. So now going straight away to what we will need for JEE NEET, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस मतलब क्या, इमेजिन हमने बोल दिया यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, और हमने ये भी बोल दिया कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ। अभी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तो हर एक सेक्शन में होगा ना, यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो पूरे मटेरियल के हर एक सेक्शन में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर टोटल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एग्जांपल 100 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, और टोटल एरिया ऑफ द रॉड लेट्स से 10 मीटर स्क्वायर, टोटल फोर्स इज 100, टोटल एरिया इज 10, तो व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया? हर एक एरिया, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? 10, मतलब व्हाट हैव यू डन इज फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, internal restoring force per unit area. This is defined as stress. Okay, इसको आप डिफाइन करते हो स्ट्रेस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट वेट अ मिनट, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंटरनल है। इंटरनल है मतलब ये एटम्स के या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर। फिर आप बोलोगे यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा भी अगर मेजर करने के लिए। इमेजिन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर कर सकता है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब ड्रिल करोगे, मतलब द मोमेंट यू इंसर्ट समथिंग इनसाइड यू आर डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, so you will get errors,
तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बट अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में उतना ही इंटरनल फोर्स होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है अपोजिट। तो वी नो दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स is equal to external applied force या external deforming force. Hence, stress can also be defined as external applied force. तो external applied force लिखो, deforming force लिखो, external force लिखो, चलता है deforming force per unit area. तो ये आ गया आपके पास स्ट्रेस का डेफिनेशन। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, बट इन जनरल इट इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो प्रीटी सिंपल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस है एज यू नो इट इज m1 l2 ना 1 क्यों? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज l1 t minus 2, तो m1 l1 t minus 2 अपॉन l2 ऊपर जाएगा। तो मैं तो वही बता रहा था, -1 आएगा यहाँ पे, राइट? करेक्ट? श्योर? ओके। हैव यू सीन सच डायमेंशन समवेयर एल्स? प्रेशर, these are dimensions of pressure. मतलब stress and pressure, they have same dimensions, same units, but they are two different physical quantities. Good. The second important definition you should know is strain. तो ऐसा है, अब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक वायर है, long straight wire, right? Then you have a load attached to it. ये इस पे लोड है। इनिशियल लेंथ मान लो, ओरिजिनल लेंथ था लेट अस से L। लोड लगाने के बाद इसका एक्सटेंशन होगा, मतलब इसका लेंथ बढ़ेगा, और अगर लेंथ बढ़ता है तो इट विल इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट, लेट अस से डेल्टा L। बुक टू बुक या तो स्मॉल L या तो डेल्टा L, right? So extension produces delta L, original length is capital L. Imagine that you have water surface, okay, and if you take some kind of a sphere, रबर का स्पीयर लिया और इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया, क्या होगा? पानी, वाटर एक्सर्ट प्रेशर, और जिनको प्रेशर क्यों आया ये पता नहीं, तो यू शुड नो प्रेशर यू ऑलवेज राइट एज H rho G. Well, H is depth of the object inside water, rho is density of water, G is action due to gravity. और अगर आप स्विमिंग करते होंगे तो आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। When you swim on the surface of water, you feel it is little easier to swim. जैसे जैसे अंदर जाओगे it becomes difficult, और डेप्थ में गए अगेन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपके ऊपर वाटर का कॉलम बढ़ते जा रहा है और वो वाटर का कॉलम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे भी आपके ऊपर, मतलब अर्थ के सी लेवल के ऊपर यू हैव एयर कॉलम, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट एक्सर्ट्स प्रेशर, that is what is called as atmospheric pressure. If you go to higher heights, pressure decreases, and also level of oxygen also decreases, so you feel little dizzy, right? तो ये पता होना चाहिए। तो अब होगा क्या? when you go inside, this object will experience pressure, मतलब force from all sides due to water. तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम श्रिंक होगा, मतलब
वॉल्यूम कम होगा। इनिशियल वॉल्यूम था V, फाइनल वॉल्यूम है V माइनस डेल्टा V, क्योंकि V वॉज इनिशियल, उसमें से डेल्टा V इज चेंज, तो माइनस, राइट। और यू कैन ऑल्सो हैव अ सिचुएशन जिसमें एक फोर्स ने शेप चेंज कर दिया। पहले केस में फोर्स ने लेंथ चेंज किया, दूसरे केस में फोर्स ने वॉल्यूम चेंज किया, तो शेप भी चेंज हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई विल नॉट यूज स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक लेंथ फॉर द टाइम बीइंग, या फिर वॉल्यूम, या फिर शेप, आई से डायमेंशंस। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस। अगर लेंथ चेंज होगा तो चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम चेंज होगा तो चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। तो चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो दिस इज डिफाइंड एज स्ट्रेन, राइट। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, मीटर बाय मीटर गया, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर गया, मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब गॉन। So this is a dimensionless quantity, right? So two important things: stress and strain, force upon area, and change in dimensions upon original dimensions. So now stress is of three types of stress, and of course strain also. So types of stress and strain. तो पहला जो टाइप है इसको बोलते हो आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या फिर इसको बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर स्पेशल केस में कंप्रेसिव, वो स्पेशल केस है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव तब होता है जब लेंथ कम हो, जैसे यहाँ पे केस था, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस है तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही, स्टिल फोर्स अपॉन एरिया। सिर्फ डिफाइन करते वक्त डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बट एज फार एज जेईई नीट इज कंसर्न डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, इसका डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए। आप कैसे डिफाइन करोगे टेंसाइल स्ट्रेस? आप बोलोगे द फोर्स एसोसिएटेड विथ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, राइट, सही बोल रहा हूं। इफ द फोर्स चेंजेस लेंथ ऑफ अ बॉडी लाइक वायर और रॉड, देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड, क्योंकि फोर्स होगा तो लेंथ चेंज होगा, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस होगा। तो इफ द फोर्स चेंजेस लेंथ ऑफ अ बॉडी लाइक वायर, लाइक रॉड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड with stress associated with what? The stress associated with deforming force is defined as tensile stress और longitudinal stress। कुछ नहीं है, फोर्स बाय एरिया है, इतना पता होना चाहिए, नॉट रियली अ लॉट। अब ऐसा है, इमेजिन हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, हमारे पास वायर है, हमने एक एंड वायर का रिजिड सपोर्ट पे लगा दिया, फ्री एंड हमने वायर का कनेक्ट कर दिया टू लोड, राइट। तो एक्सटेंशन तो प्रोड्यूस होगा ही इस केस में। तो यू हैव बेसिकली यहां से यहां तक ये ओरिजिनल लेंथ है, तो यू हैव ओरिजिनल लेंथ एल एल डेल्टा एल। फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि स्ट्रेस तो आपने डिफाइन ही वैसा किया ना, एक्सटर्नल किया क्या वैसा, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स कौन था? अगर इसका मास m है मतलब लोड कितना है mg, तो इस mg ने वायर का लेंथ चेंज कर दिया, तो टेंसाइल स्ट्रेस विल बी mg अपॉन एरिया। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज अ वायर। पहले तो समझ लो व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। You have a wire, there are two kinds of sections, longitudinal section and cross section. Longitudinal matlab when you cut the wire along the length, right?
एंड क्रॉस इज व्हेन यू कट इट परपेंडिकुलर। तो अगर इस वायर को मैं परपेंडिकुलर कट करता हूं तो क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। तो वायर का सेक्शन क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यू हैव टेंसाइल स्ट्रेस एज mg by pi r square, right? Similarly, tensile strain मतलब in this case change in length upon original length, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है। what was change in length? delta L upon original length is L. Then you have second type। और कंप्रेसिव में इतना ही है, सिर्फ कंप्रेसिव में क्या है? लेंथ बढ़ेगा नहीं, लेंथ कम होगा। और एग्जांपल यहाँ पे दिया ही है। When a force decreases length of a wire, then the stress associated is known as compressive stress. It is actually longitudinal stress or tensile। सिर्फ यहाँ पे compress हो रहा है इसलिए इसको नया नाम दे दिया compressive। Then next type is, याद है दूसरा टाइप? वॉल्यूम। वॉल्यूम और एक नाम था इसको, वॉल्यूम स्ट्रेस को और एक नाम था हाइड्रोलिक। वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। गुड। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, वो यही केस है जो हमने एक लिक्विड का लिया था। यू हैव लेट्स से वाटर, any liquid, not necessarily water, but water is of course in ample quantity, easily available। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है V, original volume of this object is V, and then when you put it inside water, because water will exert pressure onto this object from all sides, and normally you take rubber ball, क्योंकि अगर आप ज्यादा हार्ड, ज्यादा डेंस मटेरियल लेते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन बॉल, तो फिर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है कि वो आयरन बॉल को का वॉल्यूम चेंज कर सके। तो दिस न्यू वॉल्यूम विल बी V माइनस डेल्टा V, करेक्ट। देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस फाइंड करना है, जो हमको ऑलरेडी पता है फोर्स अपॉन एरिया। सिर्फ मैं फोर्स को यहाँ पर DF लिखूंगा। क्यों DF? स्मॉल चेंज है, लेकिन चेंज मतलब क्या? देखो ऐसा है कि यहाँ पे रखने से पहले नहीं, प्रेशर ठीक है, डोंट बी इन हरी। इसको वाटर के अंदर रखने से पहले कहाँ था? हो सकता है, हो सकता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से फोर्स होगा, इनिशियल फोर्स हो सकता है, राइट। बट हमको नहीं पता, वी डोंट नो इससे पहले एटमॉस्फेयर में था कि वैक्यूम में था कि केरोसिन में था कि पेट्रोल में रखा था, कहाँ रखा था, वी डोंट नो। तो DF इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज व्हाई DS, राइट। तो लेट अस कीप इट बैक देयर। तो यहाँ पे DF इज बिकॉज ऑफ चेंज, राइट, क्योंकि पहले आई डोंट नो पहले कितना फोर्स था, वी डोंट नो, तो बाद में देखेंगे उसको। क्लियर यहां तक? अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज DF। यू सी, whenever you put something inside liquid, immediately it start exerting pressure, and with the same logic, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल फोर्स था कि नहीं पता नहीं, इनिशियल प्रेशर था कि नहीं पता नहीं, हो सकता है इनिशियल प्रेशर था, अब आपने वाटर में डाल दिया, प्रेशर चेंज हो गया, तो मैं बोलूंगा DP, change in pressure। And by definition, if you remember, by definition of pressure, pressure is force upon area, मतलब DP is DF by A, तो DF is ADP। Change in force is area into change in pressure, put it here, so you get volume stress। Volume stress equal to what? DF है ना, और DF क्या निकाला हमने? ADP। ADP अपॉन A, DF by A, A और A गया, तो DP is change in pressure। तो volume stress is nothing but change in pressure, right? Example, for example, you can say
What is the volume stress on a rubber ball when it is taken to a height of 10 meter inside Indian Ocean? What is volume stress? H rho g, खत्म. Height कितना? 10 meter. Density of water 10 power 3, 1000 kilogram per meter cube. H is 10, rho is 10 power 3, 10 power 4. G की वैल्यू भी 10 ले लो, 10 power 5, 1 lakh, right? So that is nothing but change in pressure, that is nothing but volume stress. इनिशियली कितना था मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला कि इनिशियली कहाँ था, तो इनिशियल प्रेशर जीरो लोगे. अगर मैंने मेंशन किया होता इफ इट इज टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर इनसाइड इंडियन ओशन फ्रॉम एयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो फिर आपको पता है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ, बट ऐसा यूनिट 1.013 into 10 power 5 Pascal, right? So this is what you need to know. Then volume strain. Strain is change in dimension, यहाँ पे change in volume upon original volume. But wait a minute, minus. क्यों minus? Volume is decreasing. पहले volume ज्यादा था, अब volume कम हो गया, तो that is why minus delta, minus आएगा यहाँ पे. Then you have third case which is shear stress, shear या फिर shearing. So whatever you want to call shear stress and shear strain. अब इस केस में क्या होता है, शेप चेंज होता है, और शेप चेंज करना है तो बेस्ट एग्जांपल इज टू टेक अ क्यूब. हमारे पास एक क्यूब है, so you have a cube, and you know a cube has 6 faces and all the faces are square. This is a cube. And imagine ये जो क्यूब है, इसका नामकरण कर देते हैं पहले. Let's give it some name. A, B, C, D, E, F, G and H. इसका जो बेस है, इसको फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं. Stick it with, I mean, we just want to fix it up. उसको चिपका दिया क्योंकि हमको फोर्स लगाना है. अगर वो नीचे स्टिक नहीं किया होगा तो फोर्स विल प्रोड्यूस मोशन. तो व्हाट वी हैव डन इज उसका बेस को फिक्स कर दिया. नाउ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स व्हिच इज टेंजेंशियल. टेंजेंशियल क्यों? व्हाट इज टेंजेंट? A line which touches a curve at a single point. यहाँ पे जब फोर्स सरफेस को टच करके जाता है ना, तो उसके दो नाम है, टेंजेंशियल फोर्स या फिर ग्रेजिंग फोर्स. व्हेन इट जस्ट टचेस, तो यहाँ पे आ गया ये टेंजेंशियल फोर्स F सफिक्स T, राइट. अब होगा क्या? अब होगा ये, क्योंकि बेस तो फिक्स था, बेस को छोड़ के हर एक लेयर, बेस एक लेयर है, इसके ऊपर और एक लेयर है, इसके ऊपर और एक लेयर है, इसके ऊपर और एक लेयर है, राइट. कैसे लेयर है? होता है, हर एक सब्सटेंस में होता है. चीज का क्यूब लाते हो तो लेयर बाय लेयर काट सकते हो ना. हाँ, तो ये सब्सटेंस इज आल्सो मेड अप ऑफ लेयर्स. तो ऑन एक्सेप्ट फॉर बेस, बेस छोड़ के सारे लेयर शिफ्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो शिफ्ट होंगे मतलब क्या होगा? यू विल सी समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ आपको दिखेगा. ओके, हियर, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत जगह पे प्लेस कर दिया, हियर, राइट. तो एज यू कैन सी, जो क्यूब था अब उसका शेप हो गया चेंज, एंड नाउ क्यूब हैज बिकम अ पैरेललोपिपेड, राइट. तो यू हैव अ पैरेललोपिपेड ओवर हियर. समझ लेना आप. गुड. इसको पैरेललोपिपेड बोलते हैं. व्हाई? क्यूब का हर एक फेस क्या है? इसका हर एक फेस क्या है? पैरेललोग्राम. इस चीज को बोलते हैं पैरेललोपिपेड.
So the shape changes now. That is why we are talking about change in shape. Correct? तो हुआ क्या, H नई पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, H डैश बन गया. तो H point H, vertex H is at a new position now. Let us call this as H dash. E is at new position E dash. F is at new position F dash. G is at new position G dash. Correct? The problem here is शेप में कितना चेंज हुआ, यू कैन नॉट मेजर. कैसे मेजर करोगे? पहले इतना क्यूब था, अब इतना पैरेललोपिपेड. नहीं कर सकते ना. लेंथ तो कर सकते हो, बोल सकते हो पहले 10 मीटर था, अभी 11 हो गया. वॉल्यूम बोल सकते हो पहले 5 मीटर क्यूब था, अब 4.5 मीटर क्यूब हो गया. शेप कैसे चेंज, कैसे मेजर करोगे? यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर चेंज इन शेप. तो उसके लिए फिर हमको ये पता है कि ये एंगल कितना बना है, थीटा. तो पहले हम स्ट्रेस की बात कर लेते हैं. शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस इज अगेन टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया. यहाँ पे हमको F के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में दिया होता है. वो बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन इज अप्लाइड. मतलब 5000 न्यूटन. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बता देता हूँ. आई थिंक वाज फ्रॉम नीट और जेई प्रोबेबली. ऐसा है, आपको बोला है आपके पास यू हैव अ वॉल, दिस इज अ वॉल, देन यू हैव अ क्यूब, some kind of cube of course, and क्यूब के एक फेस पे, फेस कितना बताता हूं, शिफ्ट फाइन, शिफ्ट एंड शिफ्ट. वेरी गुड. अब इमेजिन कर लेना, आई एम नॉट ड्राइंग टू द स्केल, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा. इट इज नॉट अप टू द स्केल. ऐसा है, राइट? तो ऐसा हुआ था कि यू हैव अ क्यूब, one face of the cube is stuck to the wall and the free end of the cube is loaded with 100 kilogram load, 100 kg of load, right? So what will happen in this case? Shape will change, right? हमने सिर्फ बेस फिक्स किया था, इन्होंने साइड फिक्स किया है. टेंजेंशियल फोर्स 1000 न्यूटन, क्योंकि ये मास है 100 का, 100 का मास है, तो 100 G विल बी द फोर्स. G की वैल्यू 10 ले लोगे तो 1000, 9.8 लोगे तो 980. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि कितना फोर्स, 100 G. कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स. गुड. तो वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस लेटर. अभी से फिलहाल के लिए पता होना चाहिए. देन गुड. अब shear stress is always FT by A. वहां तो कुछ, there's no possibility to simplify this. But when you talk about shear strain, change in shape upon original shape, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि change in shape मेजर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? देखो, लेंथ इज अ measurable quantity, shape is perception of your eye. आपको दिखता है वो शेप है, मेजर नहीं कर सकते हम लोग. एक शेप है उसको बोल दिया स्फीयर है, एक शेप है उसको बोल दिया क्यूब है, एक शेप है उसको बोल दिया पैरेललोपिपेड है. तो चेंज इन शेप डायरेक्टली मेजर तो होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? देन एज आई टोल्ड यू, यू शुड नो, जब सीधी उंगली से काम नहीं बनता तो फिर क्या क्या हुआ? बेस को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स शिफ्ट हुए. तो कोई भी एक लेयर ले लो और सबसे बेस्ट है टॉप मोस्ट. क्यों? क्योंकि फोर्स भी वहीं लग रहा है, हमको पता है कितना शिफ्ट हुआ, H डैश या फिर E डैश या फिर F डैश या फिर G डैश. और हमको और एक चीज पता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस से. तो देन shear stress you can also define as relative displacement of any layer, relative displacement of any layer upon shear
strain can be defined as the ratio of relative displacement of any layer, हमने topmost layer लिया, to that of its distance, किसका, जो layer shift हुआ उसका, its distance from fixed layer, कौन सा layer shift हुआ, ऊपर का, उसका perpendicular distance from the fixed layer, मतलब HA. So relative displacement of any layer to that of its distance from fixed layer, What is relative displacement? E dash या फिर H dash या फिर E dash या फिर F dash या फिर G dash upon HA या फिर ED या फिर FC या फिर GB. HA और ED और FC और GB. This is nothing but shear strain, right? Good. Going back here, strain तो strain है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेन हो डायमेंशनलेस, चाहे वो वॉल्यूम स्ट्रेन हो डायमेंशनलेस, चाहे वो shear strain हो डायमेंशनलेस. To make things little simple for you, एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल शेप था ना क्यूब, उसके साइड को बोल देते हैं L, और जो शिफ्ट हुआ ना उसको बोल देते हैं डेल्टा L. तो ये भी डेल्टा L और ये भी डेल्टा L. What is H dash? डेल्टा L. और what is HA? ओ, ये तो हमने पहले भी देखा, डेल्टा L by L, right? Good. Now you can have one more thing here. What is tan theta? Opposite side. तो इस थीटा का अपोजिट क्या है? HH dash upon adjacent HA. But HH dash is delta L and HA is L. Correct? लेकिन ये तो shear strain था, तो shear strain क्या बन गया? Tan of theta. तो shear strain is tan theta. Now if theta is very small, tan theta is approximately equal to theta. नहीं, आधे लोगों को पता नहीं, कोई बात नहीं. Wait a minute. Yes, if theta is small, tan theta is approximately equal to theta. ये कैसे आया पता नहीं, कोई बात नहीं, बता देता हूँ. Just a minute. But shear strain क्या बन जाएगा? Shear strain बन जाएगा theta for small angles, for small displacement, for small change in shape. अब जिनको ये पता नहीं कैसे आया, you see, sin थीटा और कोसाइन थीटा, इसका आपको पावर सीरीज एक्सपेंशन पता नहीं है अभी तक, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर जेई आपको पता होना चाहिए पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एंड कॉस. तो साइन को आप लिखते हो थीटा रेज टू 1 माइनस थीटा रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस theta raised to 7 upon 7 factorial. You can see odd divided by factorial of the powers. How many of you don't know what are factorials? Just tell me frankly, I'll tell you. Factorials नहीं पता, कोई बात नहीं. You see, अगर आपको 5 factorial निकालना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 4 factorial निकालना है तो 4 into 3 into 2 into 1. अब ये भी देखो, ये इतना पार्ट आ गया 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 फैक्टोरियल. राइट, ये पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड नो. अब अगर एंगल स्मॉल है, और जब मैं स्मॉल बोलता हूं तो हम डिग्रीज में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर इन रेडियंस. अगर थीटा स्मॉल है, मान लो 10 पावर -2 है, तो थीटा का क्यूब क्या आएगा? क्या आएगा? -6, 0.0000001 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 6, मतलब ऑलरेडी 0.00001 है और डिवाइडेड बाय 6 है. नेग्लिजिबल. तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स.
राइट? साइन थीटा के पावर सीरीज में यू हैड ओनली ऑड पावर्स, तो कॉस थीटा में क्या आएंगे? तो पहला टर्म क्या आएगा, उसके बाद एनीथिंग रेज टू 0 इज, ये तो वैसे भी स्मॉल है, थीटा इज 10 पावर माइनस 2, उसका 10 पावर माइनस 4, निगलेक्ट, क्या बचा 1. व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा बाय tan थीटा है sin बाय cos. अब जब sin थीटा थीटा है, cos थीटा 1 है, तो tan थीटा क्या आएगा? थीटा. तो ये this is why you write it down for small angle tan theta is approximately equal to theta. मैथ्स पता होना चाहिए, even if you are preparing for NEET. You need to know trigonometry and integration and derivatives. That is the minimum requirement. Good. तो shear strain आ गया. अब before we go ahead, तो so far आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि we have to know exactly what we have seen so far. तो just try to make a link. हमारे पास ऑब्जेक्ट था, सॉलिड था टू बी स्पेसिफिक, हमने फोर्स लगा दिया. यहाँ पे फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बिकॉज दैट विल प्रोड्यूस मोशन. यहाँ पे फोर्स है जो डायमेंशंस को चेंज करेगा, वैसा फोर्स है. जैसे ही डायमेंशन चेंज हुए, मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स था, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट हो गए. तो जब भी आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स शेप को या फिर लेंथ को या फिर वॉल्यूम को वापस से ओरिजिनल पे ले जाएगा, राइट? तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. नंबर 1. देन व्हेन यू हैव फोर्स कौन सा फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया inside a body is defined as stress. But internal restoring force you cannot measure, but internal force is equal to external force magnitude wise. So stress is deforming force upon area. So force upon area is stress. The general definition is stress का. Strain is change in dimensions upon original dimensions, right? Then अब क्योंकि force डायमेंशन चेंज करेगा, मतलब लेंथ भी चेंज कर सकता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है और शेप भी चेंज कर सकता है. तो जब लेंथ चेंज होगा तो हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल. तो लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस इज व्हेन द फोर्स चेंजेस लेंथ ऑफ अ बॉडी, राइट? तो फोर्स अपॉन एरिया विल बी टेंसाइल स्ट्रेस. अगर आपने एक वायर लिया, उस पर लोड लगा दिया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया mg, और वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. तो यू विल हैव mg बाय पाई आर स्क्वायर. एंड टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल कितना है? एल. तो डेल्टा एल बाय एल. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, यू हैव just change in pressure as volume stress and volume strain as minus delta V by V. Negative sign here indicates that the volume is decreasing, right? Then you have a shear stress. So when a force changes shape of a body, then the associated stress is known as shear stress. That is tangential force per unit एरिया. हमने क्यूब लिया था, उसका एक बॉटम को, बेस को हमने फिक्स कर दिया, हम ऊपर के फेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो क्यूब का बन गया पैरेललोपिपेड. तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस. गुड. तो फिर हमने बाकी सब डिराइव किया, तो यू नो दिस, ऑल ऑफ दिस. देन शियर स्ट्रेन इज चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, दैट हैपेंस टू बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. मतलब शियर स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम टाइप का आता है. तो अगेन फ्रॉम दिस क्यूब tan थीटा इज अपोजिट साइड HH डैश अपॉन एडजेसेंट साइड HA. तो यू हैव डेल्टा एल बाय एल. बट tan थीटा डेल्टा एल बाय एल है, बट डेल्टा एल बाय एल इज व्हाट? शियर स्ट्रेन, राइट? तो यू हैव शियर स्ट्रेन इक्वल टू tan थीटा, एंड इफ द एंगल इज स्मॉल, देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू theta. So shear strain is equal to just the angle. That's it, theta. Good. So that's it for today.